बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी और उसमें उन्होंने हमारा जो इस वक्त जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो डाटा है उसको रिव्यू किया और साथ में मैक्रो इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उसको रिव्यू किया और उसकी लाइट में उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर अपना डिसीजन जो है वो दिया। और डिसीजन शेयर करने से पहले मैं थोड़ी सी डेवलपमेंट्स आपसे शेयर कर लेता हूँ कि उन्होंने पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन और एक्सटर्नल अकाउंट से रिलेटेड जो डाटा था उसको देखा और उसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको देखा और उसमें ये नोट किया कि इस वक्त हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उसमें। और लास्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन नंबर था वो 12.6% था और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल 2023 के मई में ये सबसे हाई नंबर इसका 38% था। तो 38% से ये मई 2023 से कम होना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिछले महीने ये 12.6% पे आ गया। और गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी असेसमेंट थी स्टेट बैंक की तरफ से वो भी उन्होंने उसको रिव्यू किया और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी नोट किया कि हमने जो अपना जो एवरेज इन्फ्लेशन का जो रेंज दिया हुआ था, जैसा कि आप को याद हो अगर तो पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मैंने ये बताया था कि इस साल जो है यानी जो माली साल जो ख़त्म हुआ है इसमें इन्फ्लेशन जो है वो 23 से 25% के दरमियान रहेगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इन्फ्लेशन का जो एवरेज जो पिछले साल का था वो 23.4% रहा और उसके साथ साथ बाकी जो करंट अकाउंट की और दूसरी चीज़ें थी वो भी उन्होंने रिव्यू की और उसके बाद जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि हम इस डिसीजन के बेस पे कि हम करंट इसमें पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी करेंगे, जिसके नतीजे में पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होके 19.5% हो गया। तो और ये अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक रहेगा। उसके बाद सितंबर में फिर दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी तो उसमें फिर दोबारा से जो है वो अगली डेवलपमेंट्स जो है रिव्यू की जाएंगी और उसकी लाइट में फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। अब इस वक्त जो पॉलिसी रेट को 20.5% से कम करके 19.5% कर दिया और ये कल से जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो इसके साथ साथ और इसके बेसिस जो हैं वो जैसे मैंने बताया कि एक तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, दूसरे हमारे करंट अकाउंट का जो नंबर है आपने देखा होगा कि इस साल जो साल ख़त्म हुआ है इसमें हमारा करंट अकाउंट जो है वो काफ़ी नीचे आया। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है जो कि अगर आपको याद हो तो माली साल 22 में $17.5 बिलियन था करंट अकाउंट का डेफिसिट, जो पिछले साल 2023 का साल था उसमें कम होके तो ये $3.3 बिलियन हो गया था। तो इस साल जो है वो नंबर सिर्फ जो है वो $700 मिलियन है और $700 मिलियन जो है वो 0.2% ऑफ GDP जो है वो आता है। पिछले साल ये कोई 1% ऑफ GDP था और उससे पिछले साल 2022 में 4.7% ऑफ GDP था। तो इसमें आप देखें कि मुसलसल जो है वो बेहतरी आ रही है और इसके साथ साथ स्टेट बैंक के रिज़र्व्स जो हैं उनमें भी काफ़ी बेहतरी आई है। पिछले साल जून के अंदर हमारे रिज़र्व जो है जून 2023 में $4.4 बिलियन थे, 4 बिलियन से थोड़े ऊपर, जो इस साल के जून में 24 में बढ़कर $9.4 बिलियन हो गए। तो इसमें तकरीबन 5 बिलियन का जो है वो हमारा जो है वो इजाफा हुआ है और ये इसके बावजूद है कि हमने टोटल जो इम्पोर्ट्स हैं उसको ओपन कर दिया है और हर तरह की इंपोर्ट्स हो रही हैं। इसके अलावा जो दूसरी फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट्स हैं वो भी टाइमली बेसिस पे हो रही हैं। हमने सारी डेट सर्विसिंग जो है उस साल के दौरान जो थी वो भी उसमें एज़ पर हमारी जो मेच्योरिटी थी उसके मुताबिक की है और ये सब करने के बावजूद भी हमारे रिजर्व में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल अकाउंट में काफ़ी बेहतरी आई है। तो इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए कमेटी ने ये 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का जो है वो ऐलान किया है। अब मैं दो चीज़ें आपके साथ 2 से 3 और बातें करना चाहता हूं और उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन आंसर होंगे।
एक बात तो ये है कि अगर आपने देखा होगा तो एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से एक बड़ा कंसर्न था कि हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके डिविडेंड जो है और प्रॉफिट जो है वो काफ़ी देर से रुके हुए थे। वो बैंक्स के पास लिक्विडिटी के इश्यूज थे, तो उसमें पिछले 2 साल के अंदर जो है उसमें काफ़ी टाइम लैग आ रहा था। तो अभी बैंक्स ने वो सारे के सारे डिविडेंड्स और प्रॉफिट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को रीपे कर दिए, उनकी रिपेट्रिएशन अलाउ कर दी और सब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना जो भी उनका प्रॉफिट ड्यू था या डिविडेंड रिपेट्रिएट करने थे वो कर लिए हैं। तो पिछले साल के अंदर आपको एक अंदाज़ा देने के लिए बता रहा हूँ कि पिछले साल जो माली साल 2024 ख़त्म हुआ है, इसमें टोटल $2.2 बिलियन के डिविडेंड जो है और प्रॉफिट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स लेके गए हैं। ये उससे पिछले साल जो है वो सिर्फ 300 मिलियन के करीब था। तो इसमें तकरीबन 7 टाइम्स जो है 7 गुना जो है वो इजाफा हुआ है और उसके बावजूद हमारा करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो 700 मिलियन के करीब रहा है। तो अगर ये प्रॉफिट इतने ना होते तो शायद ये हमारा करंट अकाउंट इससे भी कम होता, लेकिन चूँकि वो भी बहुत ज़रूरी था तो इसलिए वो सब प्रॉफिट रिपेट्रिएशन के बावजूद और सारी डेट सर्विसिंग और सब करने के बाद, इंटरेस्ट पेमेंट्स करने के बाद भी हमारा सिर्फ 700 मिलियन का करंट अकाउंट का डेफिसिट था। और इसके अलावा हमने जो दूसरी पेमेंट्स हैं जिसमें कि एयरलाइंस की पेमेंट्स हैं, रॉयल्टीज़ पेमेंट्स हैं, टेक्निकल फ़ीस की पेमेंट्स हैं, उसमें भी काफ़ी बेहतरी लेके आए ताकि जो भी उसमें जो हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड उनको पूरा किया जाए। और उस सब के करने के साथ अकाउंट्स एक्सटर्नल अकाउंट में आप खुद देख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट है। इसके अलावा एक जो इंपोर्ट रिलेटेड अक्सर मैंने देखा है कि मुख्तलिफ एनालिस्ट बात करते रहते हैं कि कोई इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं या इस तरह की बात है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी तरफ से, सेंट्रल बैंक की तरफ से किसी किस्म की इस वक्त कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सब इंपोर्ट्स जो हैं वो अपने जो जैसे कमर्शियल इंपोर्ट्स हैं या दूसरी इंपोर्ट्स हैं, जो भी इंपोर्टर उसमें इंपोर्ट करना चाहता है वो अपने बैंक के पास जाता है और बैंक को अगर वो कस्टमर एक्सेप्टेबल है और वो ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो वो ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं बगैर स्टेट बैंक के पास आने के और बगैर हमारी किसी क्लियरेंस के। और ये इस बात से भी आप देख सकते हैं कि हमारा इंपोर्ट का टोटल जो बिल है, मंथली बिल, वो ग्रेजुअली जो है उसमें इजाफा हो रहा है। जो पिछले साल 3.5 बिलियन के करीब पर मंथ इंपोर्ट्स होती थी, इस वक्त जो पिछले महीने जून 2024 में ये 4.9 बिलियन की इंपोर्ट्स हुई हैं। तो आप देखें कि 3.5 बिलियन से 4.9 बिलियन तकरीबन 1.4 बिलियन का इसमें मंथली इजाफा हुआ है और उसके बावजूद हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी इजाफा हो रहा है। और इसको अगर आप पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 का जो फिस्कल ईयर है, जुलाई टू सितंबर 2022, उस वक्त ये इंपोर्ट्स जो है एवरेज जो मंथली इंपोर्ट्स थी $5.5 बिलियन थी और उस $5.5 बिलियन में ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो $2.3 बिलियन थी और दूसरी जो इंपोर्ट्स हैं नॉन ऑयल वो $3.2 बिलियन थी। तो इसमें हमारी ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुई हैं और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, बट आप ये समझें कि पहले क्वार्टर 23 से जो ऑयल इंपोर्ट्स $2.3 बिलियन थी वो कम हो के आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त जो है वो पिछले क्वार्टर में सिर्फ जो है वो $1.4 बिलियन हुई। तो तकरीबन $900 मिलियन की ऑयल इंपोर्ट्स में कमी हुई है और उसकी वजह जो है वो एक तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में कमी है, दूसरा हमारी वॉल्यूम ऑफ जो ऑयल इंपोर्ट्स है उसमें पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स की उसमें थोड़ी कमी आई है और इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हैं। तो यहाँ से हमें जो रिलीफ मिला है उसकी वजह से और हमारी जो एक्सटर्नल अकाउंट के इन्फ्लोज बेहतर हुए उसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स का लेवल बढ़ने के बावजूद भी हमारा करंट अकाउंट बेहतर हुआ। तो जो नॉन ऑयल इंपोर्ट्स हैं जो कि पहले 2.2 बिलियन पे चली गई थी, वो पिछले महीने जो आप समझें कि 3.2 बिलियन पे थी। तो 3.2 बिलियन तकरीबन 1 बिलियन का नॉन ऑयल इंपोर्ट्स में इजाफा होने के बावजूद हमारा जो है वो करंट अकाउंट जो है वो पिछले कुछ महीनों से सरप्लस में रहा है। सिर्फ मई और जून में उसमें डेफिसिट आया और उसकी भी मेन रीज़न जो है वो हमारा जो प्रॉफिट और डिविडेंड की ज़्यादा पेमेंट्स थी। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सटर्नल अकाउंट में काफ़ी बेहतरी आई है।
अब मैं थोड़ा सा आपको हमारी जो स्टेट बैंक की तरफ से जो असेसमेंट है अगले साल के लिए, कि हम अगले साल के जो अभी माली साल शुरू हुआ है 2025, इसमें हम क्या मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स का जो है वो ट्रेंड देखते हैं, तो उस पर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस जो है वो होंगे। तो जो कमेटी ने जो आज डिस्कस किया है और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट बैंक टीम जो हमने फाइनल किया है, वो ये है कि अगले साल के ये जो साल शुरू हुआ है माली साल, इसमें हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है जो कि ख़त्म होने वाले साल में 2.4% था, तो अगले साल में हमारी असेसमेंट ये है कि ये 2.5 से 3.5% के दरमियान रहेगा। 2.5% से 3.5% फॉर द फिजिकल ईयर 2025। इसी तरह जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो कि पिछले साल जो है वो इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी कमी आई है, और ये जीडीपी का सिर्फ 0.2% था। ये इस साल में जो साल शुरू हुआ इसमें 0 से 1% के दरमियान रहेगा। तो इसमें भी ये हम रेंज देते हैं पहले की तरह इस दफ़ा भी, तो इसलिए हम 1% की रेंज दे रहे हैं कि ये 0 से 1% के दरमियान रहेगा, और उसका जो एब्सोल्यूट नंबर है वो ये 4 बिलियन से नीचे रहेगा। तीसरा नंबर जो है वो इन्फ्लेशन का है। इन्फ्लेशन जो है वो पिछले साल जैसे मैंने अभी बताया कि ये 23.4% की एवरेज थी। अगले साल के लिए हमारी असेसमेंट ये है कि ये पूरे साल का एवरेज इन्फ्लेशन जो है पूरे साल की एवरेज जो है वो ये 11.5% से 13.5% के दरमियान रहेगा। और इसके अलावा जो है वो साथ में इसके जो हमारा मीडियम टर्म टारगेट है वो भी उसको भी हम अचीव करने के लिए मुख्तलिफ एक्शंस ले रहे हैं, और मीडियम टर्म टारगेट हमारा जो पहले था वही है 5 से 7% के दरमियान। तो इंशाल्लाह 5 से 7% का मीडियम टर्म टारगेट अचीव करेंगे, और साथ में इन्फ्लेशन का लेवल इस माली साल के लिए जो अभी शुरू हुआ है इसमें 11.5 से 13.5% के दरमियान इसको रखेंगे। तो इसके साथ मैं नूर साहब आप क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया गवर्नर जमील अहमद साहब। एक आपकी इजाज़त से तारुफ कर लूँ स्टेटमेंट से के बाद जो सवाल जवाब का सिलसिला है, तो गवर्नर के साथ जो है ना स्टेट बैंक की सीनियर टीम मौजूद है आपके सामने। उसमें डिप्टी गवर्नर सलीमुल्लाह साहब हैं, गवर्नर के लेफ़्ट साइड पे अमीन साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं, और मेरे साथ जो बैठे हुए लेफ़्ट साइड पे मोहम्मद अली मलिक साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक। तो एक दो अनाउंसमेंट जो है ना करना चाहूँगा कि आप अपने जो सवालात हैं वो तो हम एक ऑर्डरली वे के थ्रू जिस तरह हम करते हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त होगी कि 1 से 2 तक रखें पहले राउंड में सवालात, और अगर हमारे पास वक्त हुआ तो हम ज़्यादा सवाल ले सकते हैं। तो आपके करीब माइक वाले मौजूद हैं, तो अगर आप कोई सवाल, गवर्नर साहब वी कैन ओपन द फ्लोर फॉर Q&A विद योर परमिशन। आई थिंक अरीबा रेज्ड हर हैंड फर्स्ट एंड देन ये आप जी ठीक है। आपसे ये भी दरख्वास्त है कि अगर अपना तारुफ करा लें और अपने इंस्टीट्यूशन के साथ। ठीक है, थैंक यू। Generally sticky in Pakistan, so there's a central bank foresee a rise in government borrowing as rates ease further, which will eventually raise inflation. So has this been taken account when making your inflation expectations, and what does this mean for the banking sector, which you've already highlighted in the statement, but what does this mean for the banking sector which is heavily exposed to government lending, and it's also said that it's done through the state bank OMOs. The second question is, we've essentially turned into a rollover economy, with most of our external financing needs being linked to rollovers. Like whenever we do ask you a question about them, you do at first mention, oh, we've got rollovers here, and then this is what we have to pay and we can pay that out. So what is the position for the new fiscal year, and how long does the central bank project us to stay on this rollover strategy? Thank you. सर एक दो सवाल और ले लेते हैं। काशिफ मुनीर साहब, आप अगर सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, मेरा नाम काशिफ मुनीर है और मेरा ताल्लुक न्यू टीवी से है। अच्छा सर, आपने कहा कि जो ऑयल इंपोर्ट बिल है उसमें $900 मिलियन की कमी आई है, तो इंटरनेशनली आपने कहा रेट भी कम हुए हैं, तो
इतने रेट कम हो गए हैं या इसमें बड़ा फैक्टर जो ईरानी स्मगल डीजल और पेट्रोल है उसका भी फैक्टर जो है वो हमें हिट कर रहा है, क्योंकि टैक्सेस तो हमें वहीं से ही देने पड़ते हैं। अगर इंपोर्ट बिल कम हुआ है तो क्या स्मगलिंग बढ़ गई है, ये बता दीजिए। साथ आपने बताया कि महंगाई पिछले साल 23.24% थी और इस साल जो आप फोरकास्ट कर रहे हैं वो 11.5 से 13.5% कर रहे हैं। तो ये बताएं कि इस तरह जो बजट के बाद महंगाई का तूफान बरपा है, तमाम एक्सपोर्टर से लेकर तमाम ट्रेड यूनियन जो है वो हड़ताल कर रही हैं, उनका बेड़ा गर्क हो गया है। ये आपके पास कौन सा चिराग है जिसमें आपको महंगाई कम होती दिख रही है? अगर इतनी ही कम होती दिख रही है तो फिर स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 1% शरह सूद क्यों कम की है? ज़्यादा कम कर देती, ये IMF का दबाव था? थैंक यू। चलो इसके जवाब दे देते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है और ये और लोगों के भी ज़हन में होगा। तो इस पे पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं बाकी क्वेश्चंस पे भी बात करता हूँ। तो इस साल के लिए पिछले साल का पहले, जैसे कि आपको याद हो तो पिछले साल जब हमने जुलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त मैंने कहा था कि हमारे जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो डेट ऑब्लिगेशंस जो होंगी, जो रीपेमेंट सामने करनी, वो 24.5 बिलियन हैं पिछले साल। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो भी उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट्स थी वो सारी की सारी जो है वो अपने टाइम पे उनकी रीपेमेंट हुई, या जहाँ पे कि बाईलैटरल था तो उसका रोल ओवर हुआ। तो लेकिन आप देखें कि ये बहुत अहम बात है कि उस वक्त भी लोगों के बहुत कंसर्न थे कि हमारे पास फाइनेंसिंग नहीं है और हम इसकी डेट ऑब्लिगेशंस पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ कंसर्न्स थे। तो एक्चुअली जो साल का जो अभी इख्तिताम हुआ है तो उसमें आपने देखा कि हर डेट पेमेंट जो हमारी थी वो ऑन टाइम हुई, उसमें किसी एक दिन का भी डिले नहीं हुआ। वो इंटरेस्ट की पेमेंट हो या प्रिंसिपल की पेमेंट हो, वो गवर्नमेंट की पेमेंट हो, किसी पब्लिक सेक्टर एंटिटी की पेमेंट हो, या इवन प्राइवेट जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ की डेट पेमेंट्स हैं वो पेमेंट्स हों, तो वो सब की सब ऑन टाइम हुई और उसमें कोई डिले नहीं हुआ। और इसके बावजूद हमारे रिजर्व्स जो है वो 4.4 बिलियन से 9.4 बिलियन पे हुए, उसमें 5 बिलियन का इजाफा हुआ। और ये भी बड़े क्वालिटी रिजर्व्स हैं, इसलिए कि ये हमने कहीं से बारो करके रिजर्व बिल्डअप नहीं किए, ये हमने अपने इंटरनल जो जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, मार्केट ऑपरेशंस के ज़रिए इनको इंक्रीज़ किया है। तो ये हमने किसी को वापस नहीं देने, ये हमारे अपने रिजर्व्स हैं जो कि हमने बिल्डअप किए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेरा ख्याल पॉइंट है जो आप लोगों को भी इसको नोट करना चाहिए कि ये रिजर्व्स जो बिल्डअप हुए हैं ये कोई बोरिंग इसमें नहीं शामिल, हमारे अपने जो ऑपरेशंस हैं वो उसके ज़रिए हमने इनको इंक्रीज़ किया है। अगले साल के लिए जो है वो हमारी जो अभी तक की जो असेसमेंट है, ऑब्वियसली हम इसमें मुख्तलिफ सोर्सेज हैं डाटा हमारे पास, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी है, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन्स हैं, और स्टेट बैंक के अपने जो डिपॉजिट्स और उसकी रिपेमेंट्स हैं, और इसके अलावा IMF रिलेटेड पेमेंट्स हैं। तो ये सब हमने मिला के जो एक एस्टिमेट किया है वो $26.2 बिलियन है, जिसमें कि $4 बिलियन जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं और 22 बिलियन से थोड़ा सा ऊपर जो है वो प्रिंसिपल पेमेंट है। और ये हमने अगले साल के अंदर जो है जो डेट सर्विसिंग करनी है, फॉरेन एक्सचेंज डेट की, फॉरेन डेट की बात कर रहा हूँ। और इसमें से अच्छी चीज़ ये है कि $3 बिलियन जो है वो जुलाई के महीने में ऑलरेडी जो है वो सेटल हो गया है। $2 बिलियन ऑलरेडी रोल हो चुका है जिसके एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गए, और $1.1 बिलियन हमने जुलाई में रीपे कर दिया है। तो इसलिए जो बाकी के 11 महीने हैं इसमें अब $23 बिलियन जो है वो तकरीबन रीपेबल होगा, जिसमें से कि $3.7 बिलियन इंटरेस्ट होगा और बाकी का जो है वो प्रिंसिपल होगा 20 बिलियन से थोड़ा सा ऊपर। तो जो हमने पूरे अगले साल के अंदर अब बाकी के 11 महीनों में जो प्रिंसिपल रीपे करना है वो तकरीबन $20 बिलियन होगा, और बाकी का इंटरेस्ट मिला के तो टोटल $23 बिलियन। तो ये इसके अंदर जो है वो हमारे पास रिजर्व इस वक्त $9 बिलियन के हैं, 9 बिलियन से ऊपर। तो लेकिन इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने के लिए आपके लिए है वो ये है कि इस टोटल जो मैंने आपको 26 बिलियन बताया, इसमें से 12.3 बिलियन जो है वो रोल ओवर होगा बाईलैटरल जो है, और इसके अलावा 4 बिलियन के कमर्शियल लोन्स हैं जो अगेन बाईलैटरली अरेंज्ड लोन्स हैं और वो भी रोल ओवर होंगे। तो
16.3 बिलियन जो है वो 26 बिलियन में से रोल ओवर होगा। बाकी जो है वो 10 बिलियन का टोटल रीपेबल अमाउंट है, और उस 10 बिलियन में से भी जैसे मैंने पहले बताया कि 1 बिलियन तो ऑलरेडी 1.1 बिलियन रीपे हो चुका है, तो ये 9 बिलियन है। जी, मैंने ये कहा कि टोटल हमारे पास जो रीपेबल अमाउंट था 26 बिलियन, उसमें से 16 बिलियन से 16.3 बिलियन जो है वो या तो वो कमर्शियल लोन, कमर्शियल बाईलैटरल लोन है, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लोन है, या डिपॉजिट्स हैं हमारे स्टेट बैंक के। तो ये सब जो 16 बिलियन है ये रोल ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो लेस देन 10 बिलियन रीपेबल है, उसमें से जो है वो 1.1 बिलियन ऑलरेडी हम रीपे कर चुके हैं इस जुलाई के अंदर। तो अब 9 बिलियन से नीचे जो है वो बाकी का जो है पूरे साल के अंदर रीपे होना है, और उसमें से हमारे पास रिजर्व इस वक्त $9.1 बिलियन हैं। तो हमारे बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि इस वक्त जो हमारे जो सर्विसेबल डेट है फॉर करंट फिस्कल ईयर, वो हमारे रिजर्व से कम है। हमारे रिजर्व जो है वो हमारे डेट रीपेबल जो होगा साल का उससे ज़्यादा है, इस वक्त हमारे पास ज़्यादा हैं। तो आप आगे तो जो हमारे पास इनफ्लोज आने हैं वो एडिशनल होने हैं। तो इसलिए अगर कोई समझता है कि इसमें हमारी फॉरेन डेट सर्विसिंग में हमें कोई इशू आएगा, तो आप फैक्ट्स को देखें, जो डाटा मैंने आपको प्रेजेंट किया इसको देखें, और उसकी लाइट में देन देखें कि हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी टू सर्विस फॉरेन डेट जो है वो पूरी तरह अवेलेबल है, और हमें इस डेट सर्विसिंग के अंदर अगले साल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो दूसरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग ऑयल, एक और साहब ने जो किया था, जो डोमेस्टिक बोरिंग है वो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सब्जेक्ट है, तो आप उनसे रेज करिएगा। हमारे क्योंकि वो सारी प्लानिंग उसकी जो है ना वो उनके यहाँ होती। जो दूसरा क्वेश्चन था ऑयल और पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बिल जो है वो फर्स्ट क्वार्टर 2023 में जो $2.3 बिलियन था, और ये आहिस्ता आहिस्ता कम होके ग्रेजुअली कम हुआ है। वो उसमें प्राइस रिडक्शन इज़ सिग्निफिकेंट और की कंट्रीब्यूटर, लेकिन उसके साथ जो है वो इंपोर्ट वॉल्यूम बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो वॉल्यूम भी उसमें रिडक्शन आई है। और साथ में मैंने जैसे पहले कहा दूसरे फैक्टर्स भी हैं, तो मैं स्मगलिंग के फैक्टर को बिल्कुल रूल आउट नहीं करता, वो उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये काम हुआ है। बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो टोटल पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स का बिल 2.3 बिलियन से कम होके अराउंड $1.4 बिलियन है, तो $900 मिलियन पर मंथ की इसमें रिडक्शन आई है, और उसी के नतीजे में हमारा जो है वो करंट अकाउंट जो है वो काफ़ी उसमें बेहतरी आई है। हालांकि हमारी जो नॉन पेट्रोलियम नॉन ऑयल रिलेटेड जो इंपोर्ट्स हैं उनका लेवल जो है तकरीबन वही है जो मिड 2022 के दरमियान था, जो उस वक्त $3.2 बिलियन नॉन ऑयल इंपोर्ट्स थी। इस वक्त भी इस लास्ट क्वार्टर के अंदर भी एवरेज मंथली इंपोर्ट जो है वो $3.2 बिलियन है। और जब मंथ ऑन मंथ हम देखते हैं तो हमारी पिछले मंथ में जून के अंदर जो टोटल इंपोर्ट्स थी वो $4.9 बिलियन की थी, जो कि सवा साल पहले जो है वो $3.5 बिलियन पे चली गई थी। तो आप देखें कि टोटल हमारी इंपोर्ट्स के अंदर भी इंक्रीज़ आया है, और नॉन ऑयल इंपोर्ट में ख़ास करके जो है वो उसमें इंक्रीज़ आया है। और ये इसके बावजूद है कि हमारे जो है वो ओवरऑल जो एक्सटर्नल अकाउंट के जो उस वक्त जो इश्यूज थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसमें काफ़ी बेहतरी आ गई है, और उसी के नतीजे में हमारे रिजर्व्स में भी इजाफा हुआ है। जो आखिरी जो सवाल था इन्फ्लेशन रिलेटेड, तो देखिए इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो आप सब जानते हैं कि वो स्टेट बैंक नहीं बनाता, वो इन्फ्लेशन तो के नंबर्स तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करता है। तो ये तो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो स्टेट बैंक हम तो असेसमेंट कर रहे होते हैं, बट जो एक्चुअल जो नंबर पब्लिश जो डाटा है वो डाटा जो है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक थर्ड पार्टी है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ने कोई नंबर इधर उधर दे दिए, तो ऐसी बात नहीं है, वो नंबर बिल्कुल ऑथेंटिक नंबर हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप में से हर एक, और इसके अलावा जो हमारे एनालिस्ट हैं
वो इकोनॉमिक एनालिस्ट जो हैं वो सारे के सारे भी अपनी अपनी असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो उनके अगर आप असेसमेंट्स भी देखें तो मोर और लेस इसी रेंज में आ रही हैं जो आज मैंने आपसे बात की है कि हमारा इस साल का इन्फ्लेशन जो है वो 11.5 से 13.5% के दरमियान हमने कहा है। बहुत सारे एनालिस्ट भी कोई उसको 11 कह रहा है, तो कोई 12 कह रहा है, तो कोई 14 कह रहा है, तो इसी रेंज में वो वेरी करते हैं और हर कोई इंडिपेंडेंटली अपनी असेसमेंट वो कर रहा है। तो उसमें कोई नंबरिंग का कोई ऐसा इशू नहीं है। बस ये है कि चूँकि हमारी पॉलिसीज़ ने और ख़ासकर जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसने अब अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। हम शुरू में भी मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मली 8 क्वार्टर लगते हैं कि जब मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा इम्पैक्ट जो है वो उसके असरात जो है वो आना शुरू होते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। तो वो 8 क्वार्टर अब हो गए हैं कि हमने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो है वो पिछले 8-10 क्वार्टर से जो है वो अपनाया हुआ है और उसी का रिजल्ट आप देखें। इसके अलावा और भी हमारे एंड पे जो दूसरे पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। बट की कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इज़ दी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो कि हमने अडॉप्ट किया हुआ है और मॉनेटरी पॉलिसी जिसके ऊपर कमेटी जो है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहते हैं। तो उसी के नतीजे में ये इन्फ्लेशन जो है वो इसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और वी आर होपिंग के इस साल भी इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आएगी। जी जी खालिद साहब, साथ वाले रो में 2-3 हाथ खड़े हुए थे, प्लीज़ अगर हेल्प कर माइक ले लें प्लीज़, अपना तारुफ भी करा दें। हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान ज़ाकिर फाइनेंशियल डेली से। अभी जो आपने $900 मिलियन का जो कमी आई है इंपोर्ट में, उसकी शायद एक वजह जो है वो पंजाब में अगर आप देखें तो धुंध की वजह से उनकी गवर्नमेंट ने ई व्हीकल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो बड़े पैमाने पे वहाँ पर ई व्हीकल्स आ रही हैं। तो सिंध में ऐसा कुछ हमें सिलसिला जो है वो नज़र नहीं आता कि यहाँ पर ई बाइक्स आएँ, क्योंकि ई बाइक्स जो हैं वो 40% उनका कंट्रीब्यूशन होता है, ऐड करती हैं कार्बन कंपाउंड्स एनवायरनमेंट में। और आपको क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स की सूरत हाल का और जो उससे डिज़ास्टर आते हैं उसकी जो सोशल कॉस्ट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, जो कि पाकिस्तान को जिससे भुगतना पड़ रहा है। तो अगर काइंडली आप अगर कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करें कि जैसे कि आपने एक ज़माने में ग्रीन फाइनेंसिंग की भी पॉलिसी थी कि आप इस तरह की व्हीकल्स जो हैं सिंध में कराची में भी आएँ, तो शायद जो माहौलियाती आलूदगी है कुछ ज़रा किसी हद तक कम हो सके। 2 सवाल और ले लेते हैं जी प्लीज़। जी कामरान चौहान, अब तक न्यूज़ से। वरना साहब, आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो गैर मुल्की कंपनियों की सरमायाकारी है वो जितनी उन्होंने कमाई नहीं उससे ज़्यादा मुनाफा बाहर ले गए हैं। जैसे कि अगर फिगर्स की बात करें तो 2023-24 में गैर मुल्की सरमाया कंपनी ने $2 अरब 21 करोड़ का मुनाफा पाकिस्तान से मुंतकिल किया, जबकि जो यहाँ पर सरमायाकारी है वो 1.5 है। इस पर क्या कहते हैं? और एक और बहुत अरसे से एक सवाल आपके पास है कि वो जो डॉलराइजेशन में जो बैंक इन्वॉल्व थे, लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी पे भी आपसे पूछा था, आपने कहा था कि ये लीगल टीम उस पर काम कर रही है। सर वो काम अभी तक जारी है, उसकी कोई फाइंडिंग हुई या फिर ये पाकिस्तान में बहुत सारे पहले ही बहुत पेंडिंग केसेस हैं और कमीशन और कमेटियाँ बनती रहती हैं, तो उस पर ज़रा काइंडली ज़रा आज तो कुछ बता दें। थैंक यू। सवाल एक और ले लें फिर। एक सवाल और जी, जुनेद जी। सर माय नेम इज़ जुनेद, पब्लिक न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल है एसएमईज़ के हवाले से, और स्टेट बैंक की वेबसाइट पे एसएमईज़ के लिए जो मार्कअप रखा गया दैट इज़ 6%, तो उसकी क्या इंसिनुएशन है, ख़ास तौर पे जब मशीनरी जब बाय की जाती है लोकल इंपोर्ट्स के हवाले से जो बात है उसमें। सेकेंडली ये बताएं कि एसएमईज़ को फाइनेंसिंग के लिए स्टेट बैंक की क्या स्ट्रेटजीज हैं फर्दर। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो उसमें वैल्यू जो है वो रिडक्शन, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये हमारा ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिलेटेड बिल जो है वो उसमें काफ़ी कमी आई है, और मैंने साथ ये भी कहा कि उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसा कि एक मैंने बताया कि उसमें इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई हैं, इसके अलावा जो चूँकि थोड़ा इकनॉमिक स्लो डाउन और दूसरी रीजनिंग है उसमें
अल्टरनेट सोर्सेज एनर्जी सोर्सेज का यूज़ भी है, तो उसने अपना रोल प्ले किया है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे आपने कहा कि ई बाइक्स है या फॉर दैट मैटर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, या थोड़ा बहुत उनका भी अभी वो बहुत इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन उनका भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब उसमें पॉलिसी कोई इससे रिलेटेड लेके आना ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट का और बहुत फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है, और वो उसमें देख भी रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इन चीज़ों के ऊपर फोकस भी कर रहे हैं, और ताकि ऑयल कंजम्पशन जो है उसको कम किया जाए। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हमारा जो पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट का लेवल था उसमें कमी आई है, और उसके नतीजे में हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसमें बेहतरी आई है। जो एफडीआई है, तो एफडीआई के पिछले साल का जो प्रॉफिट और डिविडेंड रिपेट्रिएशंस जो हैं उसमें काफ़ी कमी आई थी, और 2023 की बात कर रहा हूँ। और उसकी रीज़न ये थी कि ज़ाहिर है उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स थे, और जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो उस वक्त जो अपने जो डिविडेंड और प्रॉफिट है वो लेके नहीं जा पा रहे थे। हालांकि उनको टाइमली लेके जाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जब आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि उसको जो भी प्रॉफिट होगा और जो डिविडेंड होगा वो टाइमली वो लेके जा सकेगा। लेकिन उस वक्त वो उस वक्त के हालात के मुताबिक टाइम पे नहीं हो सका, उसमें डिले आए, और इसीलिए हमने पूरी कोशिश की कि जैसे ही हमें इसका फॉरेन एक्सचेंज साइड की बेहतरी आई तो सबसे पहले हमने प्रायोरिटी बेसिस पे उनके सब जो है वो जितने भी पेंडिंग थे बैंक्स के पास, तो हमने बैंक्स को कहा कि आप इनको जो है वो अलाउ करें, और वो उनकी सब की रिपेट्रिएशन होगी। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस वक्त जो है वो एज ऑफ टुडे नॉट ए सिंगल claim for a proposal for repatriation of profit or dividend is pending with any other bank। जिसने भी अप्रोच किया है, अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो वो सब के सब जो है वो अपना डिविडेंड और प्रॉफिट लेके गए हैं। और गोइंग फॉरवर्ड भी अब इंशाल्लाह बैंक्स के एंड पे हमने इसको उनको कहा है कि आप उनके टाइमली जो है वो प्रपोजल्स को प्रोसेस करें, ताकि किसी फॉरेन इन्वेस्टर को उसमें कोई इशू नहीं आए। तो ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग आपको पता है प्रॉब्लम था, जो कि हमने इसको पूरी तरह जो है वो रिजॉल्व ऑलरेडी कर दिया। फिर बैंक्स के जो एसएमई वाली बात है, तो एसएमई के ऊपर हमारी एक स्कीम आपको पता है एसएमई फाइनेंसिंग स्कीम्स थी, जो कंसेशनल फाइनेंसिंग थी। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्कीम के तहत भी उसमें एसएमई रिलेटेड लोन्स हैं, तो वो स्कीम के फीचर हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो जो भी बॉरोवर जो उसका क्राइटेरिया मीट करता है तो वो उस स्कीम को अवेल कर सकता है। इसके अलावा जो है वो इस बजट के अंदर अगर आपने देखा हो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम एसएमईज़ के लिए अनाउंस की है, और वो हमारी रिकमेंडेशन पे ही अनाउंस की है, कि जिसमें कि हम जो है वो एसएमई का फाइनेंसिंग का जो करंट जो लेवल है इस वक्त जितनी आउटस्टैंडिंग है, इसको अगले 5 साल के अंदर हमने डबल करने का जो है वो प्रोग्राम बनाया है। इस वक्त उसका आउटस्टैंडिंग लेवल कोई 550 बिलियन रुपए के करीब था। अगले 5 साल के अंदर इसको 1.1 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे, और उसके लिए पहले साल में तकरीबन 100 बिलियन की एडिशनल एसएमई फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम जो है वो अप्रूव की गई है, और उसका जो फॉर्मल जो है वो लॉन्च जल्द होगी। और उसके लिए जो भी बजटरी एलोकेशन उसकी रिक्वायर्ड थी वो गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर जो है वो उसकी एलोकेशन भी कर दी है। तो इंशाल्लाह ये स्कीम जो है वो एसएमई फाइनेंसिंग को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और लास्ट क्वेश्चन जो वो बैंक्स वाला है, तो ये इसका हम बहुत दफ़ा पहले भी जवाब दे चुके हैं। इसका हमने पूरा एनालिसिस करके उसमें जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड थे वो करके अपनी तरफ से सेंट्रल बैंक की तरफ से हमने रेगुलेटरी साइड पे सब चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, और इस पे अब बैंक्स जो है उसके बाद से हमने देखा है और उसको क्लोजली मॉनिटर भी किया कि बैंक्स जो है वो रेगुलेटरी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर रह के काम कर रहे हैं। उस वक्त अगर किसी ने रेगुलेटरी कोई वायलेशन की थी तो उनके ऊपर जो है वो स्टेट बैंक ने पूरा एक्शन लिया। फ्रॉम द न्यूज़ अपने जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स का एक एनालिसिस दिया था जो तो सर उसके साथ मैं सिर्फ पूछना ये चाह रही थी कि व्हाट्स द सेंट्रल बैंक फोरकास्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स in FY25, और secondly today Fitch has upgraded Pakistan rating
और उसमें उन्होंने कहा है कि रिजर्व्स विल इंक्रीज टू कंट्रीज रिजर्व्स विल इंक्रीज टू $22 बिलियन इंक्लूडिंग गोल्ड। तो इस हवाले से सेंट्रल बैंक किस तरह देखता है रिजर्व पोजीशन? थैंक यू। रियाज एंडी साहब ने भी हाथ उठाया था। रियाज एंडी जियो न्यूज़ से। गवर्नर साहब, आपने कहा कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो काम कर रही है। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा ये बताएं कि उसके साथ फिस्कल पॉलिसी किस तरह कॉम्प्लीमेंट कर रही है? डॉलर पे लगी हुई है गवर्नर साहब। तो जैसा असेसमेंट है, कहा जाता है कि IMF फोरकास्ट कर रहा है कि 324 का डॉलर। तो स्टेट बैंक की क्या असेसमेंट है इस हवाले से, करंट फिस्कल ईयर में क्या रहेगा? अच्छा, दूसरा आपने कहा कि 26 अरब डॉलर में से 16 अरब डॉलर के जो हमारे कर्जे हमें वापस करना है, लाइबिलिटीज़ है, उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, बाईलेटरल है, कमर्शियल है, डिपॉजिट हुए हुए स्टेट बैंक में। तो बाकी रह जाते हैं सिर्फ 10 अरब डॉलर, उसमें से भी 1.1 अरब डॉलर आपने दे दिए हैं, तो 9 अरब डॉलर है, उसके लिए इंतज़ाम है पूरा डॉलर्स का। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब दूसरा फरीक इसमें इन्वॉल्व है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, और अगर वो नहीं मानते और आप नहीं रिशेड्यूल होते, बहुत से मतलब मसाइल आ जाते हैं, आपकी माशी मसाइल है, पॉलिटिकल मसाइल है, आते हैं और वो नई कर्जे रिशेड्यूल होते, तो फिर स्टेट बैंक का प्लान बी क्या है, उसकी असेसमेंट क्या है? और तीसरे आपने कहा कि हम इंपोर्ट को बिल्कुल खोल रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, हटा दी है पाबंदी। तो ये पाकिस्तान में तो 7-7 अरब डॉलर की हर महीने इंपोर्ट होती है, लोग कुत्ते बिल्ली की खुराक भी मंगा रहे होते हैं। तो क्या ये इसकी भी इजाज़त दे दी जाएगी और फिर वही होगा कि 84 और 90 अरब डॉलर की इंपोर्ट करेंगे हम साल में, और उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट और तरसीलात इधर मिला के भी नहीं पूरी हो सकेगा और फिर हमें करंट अकाउंट डेफिसिट में चले जाना पड़ेगा? जी, इस पे एक एक करके जवाब देते हैं। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लेवल, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा जो जैसे मैंने पहले भी थोड़ा सा कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगा, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमें रिजर्व्स इसमें फर्दर बिल्डअप करने का मौका मिलेगा। और उसके साथ साथ हमारे इनफ्लोज जो प्लान्ड हैं, आपने देखा होगा कि उसमें हर साल जो है वो मल्टीलैटरल्स के और दूसरे हमारे इनफ्लोज होते हैं, तो वो उसमें भी उसके ज़रिए भी इनफ्लोज आएंगे। और साथ में चूँकि हमारी अब एक्सटर्नल साइड की सिचुएशन चूँकि काफ़ी बेहतर हो गई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर या उससे पिछले साल जो था, तो उसके नतीजे में हमारी जो इकनॉमिक आउटलुक है उसमें काफ़ी बेहतरी आई। और जस्ट आज ही अगर आपने देखा हो तो ऑलरेडी एक रेटिंग एजेंसी ने हमारी रेटिंग जो है वो अपडेट कर दी है आज। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम तीनों बड़ी रेटिंग एजेंसीज़ के साथ जो है वो पिछले एक माह में हमारा सबके साथ इंटरेक्शन हुआ है। हमने उनको बहुत डिटेल्ड जो है वो प्रेजेंटेशंस दी हैं, जो कि हमारे जो रिसेंट जो इकनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं और जो उनके कंसर्न्स हैं उनको पूरी तरह रिस्पॉन्ड किया है। और उसका ज़ाहिर है कि वो अपने इंटरनल रिव्यूज़ के प्रोसेस में है, जिसमें से एक रेटिंग एजेंसीज़ ने आज ऑलरेडी जो है वो अपना असेसमेंट जो है वो पब्लिकली अनाउंस कर दिया है। एंड वी आर होपिंग के इसके नतीजे में जो है वो जो हमारी जो कमर्शियल बोरिंग की जो प्राइसिंग है और उसकी अवेलेबिलिटी है वो उसमें भी बेहतरी आएगी। तो इस वक्त जो हमारी असेसमेंट है कि अगले साल में हमारे रिजर्व्स जो है वो जून तक जो है कम से कम $13 बिलियन होंगे, जो कि इस वक्त $9.1 बिलियन हैं। तो उसमें कम से कम $4 बिलियन का हम इजाफा देख रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इस लेवल तक तो हम वी आर क्वाइट कंफर्टेबल कि अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो इनफ्लोज हैं और जो हमारे पास जो ट्रेंड है उसको देखते हुए ये लेवल जो है वो इसको हम क्रॉस कर लेंगे। दूसरा जो है वो सवाल आपका मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड, तो जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी में हमने टाइट स्टांस जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है और कमेटी उसको फ्रॉम टाइम टू टाइम रिव्यू करती है और उसके नतीजे में अगर कोई एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती है तो वो करती है। इसी तरह फिस्कल साइड के ऊपर भी फिस्कल कंसोलिडेशन की पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। और आपने देखा होगा कि पहली दफ़ा जो है वो इस वक्त इस पिछले साल में प्राइमरी सरप्लस जो है वो बहुत देर के बाद हमारा जो है वो प्राइमरी सरप्लस आया है
और इसके अलावा जो ओवरऑल जो फिस्कल डेफिसिट था उसको भी कंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। और अगला जो बजट अनाउंस किया है उसके अंदर भी उसमें आपको ट्रेंड यही नज़र आ रहा है कि वो फिस्कल कंसोलिडेशन का स्टांस कंटिन्यू रहेगा। और गवर्नमेंट ने टारगेट जो जैसे किया हुआ है कि 2% का प्राइमरी सरप्लस जो है वो इस साल में इस करंट फिस्कल ईयर के अंदर वो अचीव करेंगे। तो ये आपको इससे आपको पूरी तरह ये एक रिफ्लेक्शन मिलती है कि मॉनेटरी और फिस्कल स्टांस जो है वो पूरी तरह इन कोऑर्डिनेशन वो काम कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी आपको जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की इम्प्रूवमेंट में नज़र आ रहा है। वो आपका जो करंट अकाउंट हो, आपका इन्फ्लेशन हो, आपकी इवन ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा हो रहा है। जो हमारा 2023 का साल था उसमें हमारी ग्रोथ जो है 0.2% थी। ये जो अभी साल ख़त्म हुआ है इसमें 2.4% है, तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आया है। अगले साल जो है वो असेसमेंट यही है कि ये हमारी जो अभी मैंने जैसे कहा 2.5 से 3.5% होगी, तो पिछले साल के नतीजे में के मुकाबले में अगले साल इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। ज़ाहिर है ये इसमें फर्दर इंक्रीज़ का अभी हमें उसके लिए काम करना है, क्योंकि हमारा ग्रोथ का लेवल ज़्यादा होगा तो भी हम एम्प्लॉयमेंट और दूसरी चीज़ें कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ हमें अपनी एग्जिस्टिंग और जो रिसेंट पास्ट के जो इश्यूज़ हैं उसको भी सामने रखना है। तो ऐसा ग्रोथ का लेवल अचीव करना है कि जो कि सस्टेनेबल हो और उसमें फिर जाके हमें वो रिस्ट्रिक्शंस ना लगानी पड़े और दूसरे ऐसे एक्शंस ना करने पड़े जिसके नतीजे में वो ग्रोथ कम होना शुरू हो जाए। तो इसमें बतदरीज जो है वो इजाफा हो रहा है ग्रोथ के अंदर भी, और साथ साथ ओवरऑल इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो है उसमें भी बेहतरी आ रही है। और ये फिस्कल और मॉनेटरी प्रूडेंट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो है उसी के नतीजे में मुमकिन हो रहा है। जो दूसरा क्वेश्चन था फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, तो उसमें हमारी पॉलिसी बहुत वेल डिफाइंड और पब्लिकली स्टेटेड पॉलिसी है कि ये मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट है। उसमें मार्केट में डिमांड और सप्लाई की जो सूरत हाल होती है उसके नतीजे में मार्केट रेट डिटरमिन करती है। तो इसमें हम कोई भी लेवल जो है वो सेंट्रल बैंक की तरफ से हम डिफ़ाइन नहीं करते। इसमें ये नीचे जाए ऊपर जाए ये जो भी मार्केट उसमें डिटरमिन करेगी डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी, तो वो होगा। तो चूँकि मार्केट के अंदर इनफ्लोज बहुत बेहतर हैं इस वक्त, मार्केट में फ़ॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी बहुत बेहतर है और जितनी भी फ़ॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स हैं वो टाइमली मीट हो रही हैं और इनफैक्ट मार्केट के अंदर सरप्लस होता है अक्सर औकात, और जिसके नतीजे में स्टेट बैंक भी अपने रिजर्व बिल्डअप कर लेता है। तो इसलिए उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इस वक्त। तो ये सब जो है वो मार्केट फंडामेंटल्स जो है वो इसको ड्राइव करते हैं। और अभी फंडामेंटल ख़ासकर पिछले जो है वो 8-10 माह से बहुत बेहतर हैं और उसके नतीजे में आपको ये स्टेबिलिटी नज़र आती है। जो रोल ओवर की बात है, तो रोल ओवर जो है वो जैसे जैसे ड्यू होंगे उसके हिसाब से वो रोल ओवर होंगे। अभी जो आपने देखा कि ये इस माह के अंदर जो है जुलाई के अंदर $2 बिलियन के रोल ओवर ड्यू हुए और वो टाइमली जो है वो उनका जो है वो एग्रीमेंट्स वगैरह हुए और वो डिसीजन हो गया। तो इसी तरह आगे भी जैसे ड्यू होंगे, तो चूँकि एक अंडरस्टैंडिंग है तो उस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में जैसे जैसे टाइम आएगा तो उसके साथ साथ वो उसका रोल ओवर का जो है वो प्रोसेस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट होगी। बट मैंने आपको इन प्रिंसिपल जो बात बताई है वो ये है कि ये 16 बिलियन जो है वो रोल ओवर होगा, उसमें 4 बिलियन कमर्शियल है और बाकी 12 बिलियन जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। जो लास्ट क्वेश्चन था आपका इंपोर्ट्स का, तो इंपोर्ट्स पे मेरा हाल मैंने पहले भी काफ़ी बात कर दी कि इंपोर्ट्स का जो लेवल है वो पिछले एक साल में उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इंक्रीज़ आया है। आप देखें कि ये 3.5 बिलियन था, इस वक्त जो लास्ट मंथ था उसमें 4.9 बिलियन था, तो $1.4 बिलियन की इंक्रीज़ आई है। तो हमारी तरफ से ये बिल्कुल मार्केट के ऊपर छोड़ा हुआ है। अगले साल जो है वो हम इंपोर्ट्स में कुछ फर्दर इंक्रीज़ देख रहे हैं, लेकिन जो इंपोर्ट्स में इंक्रीज़ है उसके मुकाबले में हमारे जो इनफ्लोज होंगे, जो रेमिटेंसेस के और एक्सपोर्ट्स के इनफ्लोज होंगे वो उससे थोड़े ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हमें उस एडिशनल इंपोर्ट्स की फाइनेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हमारे रेमिटेंसेस का लेवल अगर आप इस दफ़ा देखें पिछले 4-5 माह के अंदर तो उसका ट्रेंड बहुत बेहतर है। अभी ये जुलाई के महीने में भी इसका जो हमारी जो एवरेज मंथली
रेमिटेंसेस होते थे उससे नंबर जो है वो बेहतर आएगा। तो चूँकि रेमिटेंसेस का लेवल बेहतर है और साथ साथ एक्सपोर्ट्स के इनफ्लोज भी ठीक है, तो इसलिए जो अगर थोड़ा इंपोर्ट्स के अंदर इंक्रीज़ आएगा भी, तो चूँकि एडिशनल इनफ्लोज भी साथ आ रहे होंगे, तो इसलिए उसकी फाइनेंसिंग का कोई इशू जो है वो नहीं आएगा और ये करंट अकाउंट के ऊपर कोई एडिशनल जो है वो प्रेशर नहीं डालेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्सेस का। सैफ ज़रा माइक हैंड ओवर कर दें, जो साथी हाथ रेस कर रहे हैं, सलमान भी हैं और अशरफ। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, अशरफ खान 24 न्यूज़ से। सर, दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि बजट में जो इकदाम उठाए गए हैं, जो टैक्सेस भारी लगाए गए हैं, बिजली के ऊपर जो प्राइसिंग आई है, कैपेसिटी चार्ज सब की, तो प्राइसिंग बढ़ गई है। कंसर्न्स इस दफ़ा देखा जा रहा है, इंडस्ट्री हो, ताजिर हो, सनतकार, आवाम, हर कोई परेशान है। सेकंड चीज़ ये है कि जो बैंकों की ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लास्ट जो मैंने अभी देखा था वो 10,000 अरब से ज़ायद की हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन देखी। तो क्या वजह है कि बैंकों की इतनी डिमांड बढ़ रही है? क्या हुकूमत के जो बैंकों से कर्जा लेने का जो शेड्यूल ज़्यादा बढ़ गया है, क्या बोझ है? जी अस्सलाम वालेकुम, सलमान से देखिए एक्सप्रेस ट्रिब्यून से। मेरा सवाल एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट्स के हवाले से है कि जो चाइनीज़ जो फॉरेन डेट हमने 15 अरब डॉलर की इस वक्त नेगोशिएशंस चल रही हैं, तो क्या आपने इसको फैक्टर इन किया हुआ है? जो चाइनीज़ हमें डेट देनी है उस पर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? और इसके अलावा अगर ये रीशेड्यूल भी हो जाती है तो उसमें 1.3 बिलियन गालिबन इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगी। तो क्या ये इंटरेस्ट पेमेंट आपने जो 3.2 या 4 के आसपास आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट है वो उसमें आपने इसको इंक्लूड किया हुआ है? शुक्रिया जी। एक दो सवाल और ले लेते हैं, ये साथी भी है और राजा कामरान साहब, उनको भी दे दें। बस एक और ले लें। अजी यहाँ पे खालिद ज़रा करीब आ जाइए। जी गवर्नर साहब, मैं जी राजा कामरान। गवर्नर साहब, कुछ अर्सा पहले जो ज़रा मुबादला की ओपन मार्केट थी उसकी रेगुलेशन के हवाले से आपने कुछ इकदाम उठाए थे और कंपनियों, एक्सचेंज कंपनियों को जो है बी कैटेगरीज ख़त्म करनी थी और उनके पेड अप कैपिटल बढ़ाने का और मर्जर एक्विजिशन के लिए था, उनकी तमाम एक वैम्पिंग थी, वो काम उसके एक टाइम लिमिट आप लोगों ने सेट की थी, मगर उस पर अभी तो कोई प्रोग्रेस हमारे सामने नहीं आई। अगर आप उस पर हमें बता दें तो। ठीक जी, ये इसका मेरा हाल दे, फिर उसके बाद आते हैं वापस। जी तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ख्याल है वो आपको ये मिनिस्ट्री बजट रिलेटेड जो है वो कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछना चाहिए, उसमें अगर कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस कर दिया है, उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं। जो हमारे से रिलेटेड उसमें जो डिसीजंस है उस पर अगर कोई स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है तो वो मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, बट जनरली बजट रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो मेरा ख्याल है कि आप वहाँ पे रेफर करें तो बेहतर होगा। जो दूसरा पार्ट था आपका OMO रिलेटेड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये हमारा डे टू डे बिजनेस है जिसमें कि हम बेसिकली इससे लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल कि जो भी बैंक्स की जो बैंक्स इंटर बैंक में काम कर रहे होते हैं और वहाँ से उनकी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो वो सेंट्रल बैंक के पास एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आते हैं और हमसे वो लिक्विडिटी लेते हैं। तो ये तो हमारा डे टू डे काम है, उसमें लेवल जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है। ज़ाहिर हमारी अगर मार्केट का साइज़ एक्सपेंड कर रहा है और बोरिंग रिक्वायरमेंट्स उसमें एक्सपेंड कर रही है और प्लेयर्स की अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसमें इजाफा हो रहा है, तो वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए या तो इंटर बैंक में जाएंगे या स्टेट बैंक के पास आएंगे और हमारे पास आएंगे तो हम उनको, आपको पता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट हमारे पास वो उसको प्लेज करवाएंगे, हमसे जो है वो फाइनेंसिंग ले लेंगे। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें थोड़ा रिसेंटली इजाफा हुआ है और उसमें ये आहिस्ता आहिस्ता ये एडजस्ट भी हो जाता है, कभी ये नीचे भी आ जाता है कभी ऊपर आ जाता है, तो इस वक्त थोड़ा एलिवेटेड है, बट ये कि इसको ये ओवरऑल जो है वो इसका कोई इसमें कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जो बहुत कोई कंसर्न वाली बात है। ज़ाहिर गवर्नमेंट की अगर रिक्वायरमेंट है बोरिंग की और वो कहीं और से पूरा नहीं हुआ तो बैंक्स के पास आएंगे और बैंक्स अपने डिपॉजिट से या उसको पूरा करेंगे या दूसरे को उनके पास सोर्सेज हैं उससे पूरा करेंगे और वहाँ से नहीं होगी तो सेंट्रल बैंक से आके बारो करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है
कि कोई भी बैंक इस वक्त जो है वो लिक्विडिटी की कोई उसमें उनका इश्यूज़ नहीं है, वो अपनी कंफर्टेबल उनकी कैपिटल की पोजीशन है और लिक्विडिटी की पोजीशन है। टेम्परेरी जो उनकी जो शॉर्टेजेस होती हैं उनको पूरा करने के लिए वो सेंट्रल बैंक के पास आते हैं। जो चाइनीज़ डेट की बात की है तो ये अगेन ये आप गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि वो और ऑलरेडी भी मुझे कल भी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस पे काफ़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग दी है तो उसमें इन क्वेश्चंस के उन्होंने सबके जवाब दिए हैं। तो आई होप कि वो वो जो जवाब दिए हैं वो आपकी क्वेरीज उसमें एड्रेस हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं इसमें कोई बात करूं कि बिकॉज मैं उसमें डायरेक्टली जो IPPs वगैरह रिलेटेड डिस्कशन है उसमें इन्वॉल्व नहीं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कंसर्न मिनिस्ट्री से इस पे बात कर सकते हैं। जो एक्सचेंज कंपनीज वाला सवाल है तो एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर आपको पता है कि हमने पूरा एक जो है वो रिफॉर्म एजेंडा दिया था और उसमें हमने ये कहा था कि जो भी एक्सचेंज कंपनीज उस वक्त जो ऑपरेट कर रही हैं उनमें से जो अच्छा काम नहीं कर रही वो उनके ऊपर हम एक्शन करेंगे। इसके अलावा उसमें कुछ कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड थी, जो वीक कंपनीज थी जिनके पास कैपिटल बहुत थोड़ा था तो उसके ऊपर मर्जर और उनका आपस में कंसोलिडेशन की बात थी। और इसके अलावा जो है वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड हमने रखा था वो उसके अंदर जो है वो जो कंपनीज फॉल नहीं कर रही थी या उनके खिलाफ कोई हमारे पास रेगुलेटरी सिग्निफिकेंट वायोलेशंस के कोई इंस्टांसेस थे तो उन सब के ऊपर हमने सुपरवाइजरी एक्शंस किए और कुछ उन्होंने आपस में कंसोलिडेशन की, कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए खुद से उन्होंने दूसरी कंपनीज को अप्रोच किया या नए इन्वेस्टर्स लेके आए। तो ये प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कंप्लीट हो चुका है और उसमें अब जो है वो और इसके अलावा हमने बैंक्स को कहा था कि वो अपनी कंपनीज भी लेके आए। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जो इस वक्त हमारे पास जो है वो 27 एक्सचेंज कंपनीज हैं जो पहले से जो ऑपरेट कर रही थी और वो जो बाकी जो आप कंटिन्यू करेंगी, बहुत सारी जो तो क्लोज हो गई हैं आपको पता है। तो ये इसकी आप अपडेटेड लिस्ट जो है वो अनकरीब इंशाल्लाह वेबसाइट पे भी ऊपर दे देंगे कि जो 27 कंपनीज जो कंटिन्यू करेंगी उसमें 2 बैंक्स की कंपनीज थी और 25 उसके अलावा कंपनीज थी और इसके अलावा बैंकों ने 10 नई कंपनियां बनाई हैं। तो टोटल अब हमारे पास तकरीबन 37 जो है वो एक्सचेंज कंपनीज जो है वो ऑपरेट करेंगी कंट्री के अंदर, जिसमें 12 के करीब बैंक्स की कंपनियां होंगी, 25 दूसरी कंपनियां होंगी। और साथ साथ इसके हम इनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो हम एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अब इनके लिए लेके आएंगे जिसमें कि इनके इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर और इनके IT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और इनके लिए दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको हम फर्दर जो है वो इम्प्रूव करेंगे और उनको दूसरे कंट्रीज़ की जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं उसके मुताबिक लेके आएंगे ताकि इनके अंदर जो कोई भी मिस यूज़ ऑफ दिस लाइसेंस जो है एक्सचेंज कंपनी का उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। और साथ साथ इनके लिए एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी लेके आएंगे ताकि इनका बिजनेस जो है वो फर्दर ग्रो करे। तो इसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिफॉर्म एजेंडा है जिसको कि हम इंशाल्लाह इसी साल के अंदर कंप्लीट करेंगे। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी, गुड गवर्नेंस होगा और इन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस और ऑपरेशंस जो है वो पहले से बहुत बेहतर होंगे ताकि इनका लाइसेंस का कोई किसी किस्म का मिसयूज़ ना हो और इसमें कोई जो है वो आउट ऑफ बुक्स ट्रांजैक्शंस या इस तरह के कोई दूसरी जो गलत काम पहले होते थे वो उसको बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि वो ना हो। जी तो बस ये सर हमारी शेड्यूल टाइम जो है ना उसमें तकरीबन कोई 5 मिनट है तो लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन की परमिशन लेते हैं सर। पहले जेंटलमैन जी थैंक यू सो वेरी मच गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नवाब अली शाह है और मैं PTV न्यूज़ से हूँ। गवर्नर साहब ये बताएं कि कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी चारों सूबों वज़राए आला को कहा कि टैक्स एग्रीकल्चर टैक्स जो है उसमें उसके लिए कानून साजी करें और उनकी जो पहली मीटिंग थी यहाँ स्टेट बैंक में तमाम बैंक्स के CEOs के साथ आप भी वहाँ मौजूद थे, तो उसमें उन्होंने तमाम CEOs पे जोर दिया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फाइनेंस जो है उसको थोड़ा आसान भी करें और उसको बढ़ाएं भी। तो काइंडली उसके अपडेट्स अभी तक जो है वो उसके इंडिकेटर्स भी ज़ाहिर नहीं हुए, उसके अपडेट्स भी आपने पब्लिक नहीं किए, तो उस पर कोई अपडेट है तो प्लीज़ दीजिए। थैंक यू। अच्छा जी प्लीज़। सर मेरा नाम अयाज राना है, मेरा ताल्लुक CT21 न्यूज़ से।
मेरा एक सवाल ये है कि जो 25,000 की सैलरी वाला बैंक अकाउंट होल्ड करता है, तो क्या आप लोगों के पास ऐसा कोई सिस्टम मौजूद है कि एफबीआर के पास, अगर वो सब ये बोलते हैं कि वो नॉन फाइलर है, लेकिन वो अगर बैंक ट्रांजैक्शन करता है विद होल्डिंग उसका, क्या आप लोग जो बैंक्स जो कट करते हैं वो कौन सा चार्ज लगाया जाता है? क्योंकि वो नॉर्मल समझा यही जाता है कि 50,000 से कम सैलरी वाला जो आदमी है वो उसको नॉन फाइलर या फाइलर नहीं होता। तो लोगों की प्रैक्टिस ये है कि वो एफबीआर पे अपना नहीं जमा कराते, लेकिन उसका एटीएम यूज़ करने वाले का विद होल्डिंग जो कटता है टैक्स, वो आप लोग क्या शरह उसके ऊपर लगाते हैं प्लीज़? जी, फाइनल रेज एंड खालिद साहब, चलिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, काजी जावेद, मैं जसारत से बात कर रहा हूँ। गवर्नर साहब, आपके शायद इस बात का इल्म भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 मरतबा जो है वो सूद को, मतलब इस्लामी बैंकारी के लिए स्टेट बैंक को भी और हुकूमत को भी मुत्तला किया है। अब ये तकरीबन 3 साल इसको मुकम्मल हो चुके हैं इस फैसले को आए हुए, बल्कि अब 4था साल शुरू भी हो गया। इस हवाले से क्या काम करें? दूसरी बात ये कि आप बहुत सारी बातें तो शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बता दें कि जो हमारी IPPs हैं, इनका जो यहाँ से जो ट्रांसफ़र हुआ बैरून मुल्क फ़ंड या मुनाफा, वो कितने %? बहुत बहुत शुक्रिया। एक रेज हैंड अगर अलाउ करें, फाइनल सवाल या आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ हसन रज़ा, मैं स्टेट बैंक में इंटर्नशिप कर रहा हूँ एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ IBA। सो मेरा सवाल IMF से रिलेटेड है कि जो अभी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो अप्रूव हुई है वो $7 बिलियन, अगर उसका हमें ब्रेकअप मिल सकता है कि लाइक किस ईयर में कितने इन्फ्लोज हो सकते हैं, और उससे रिलेटेड क्या इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में इस बात को मद्देनज़र रखा है कि अगर IMF आगे जाके स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ या एडिशनल टैक्सेशन मेजर्स इंक्लूड करता है तो उससे रिलेटेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? थैंक यू। जी, थैंक यू। तो इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात, तो इसमें बिल्कुल हमारी एक टास्क फोर्स बनी हुई थी जिसको शुरू में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी 2-3 मीटिंग्स किए हैं, और हम बैंक्स के साथ स्टेट बैंक की तरफ से भी पूरा उसमें कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और हमारी उस टास्क फोर्स की PBA के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम के साथ डिस्कशंस हुए हैं, और जो भी अंडरलाइंग इश्यूज थे उसमें वो एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग हो या SME फाइनेंसिंग हो या इसके अलावा जो डिजिटल मोड्स की प्रमोशन और उससे फाइनेंसिंग रिलेटेड इश्यूज़ हों, तो वो सब हमने उनके साथ बड़े डिटेल में डिस्कस किए, और उन अंडरलाइंग इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए जो एक्शंस रिक्वायर्ड थे वो हमने आइडेंटिफाई किए, और उसमें से कुछ एक्शंस जो है वो गवर्नमेंट के एंड पे करने वाले थे, कुछ एक्शंस जो है वो बैंकों के पार्ट पे करने वाले थे, और कुछ जो है वो स्टेट बैंक की साइड के थे। तो जो स्टेट बैंक की साइड से हैं उसमें बेसिकली कुछ रेगुलेटरी उनको जो है वो फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड थी, तो उसमें हमने ऑलरेडी जो है वो कुछ चीज़ें कर ली हैं और कुछ इन प्रोसेस हैं, तो वो हमारे एंड पे काम उस पर हो रहा है, और वो इंशाल्लाह हम उसको जल्द कंक्लूड कर लेंगे। इसी तरह बैंक्स के एंड पे जो करने की चीज़ें थी वो हमने पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन साहब को भेजी हैं, और वो बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके तो PBA के प्लेटफॉर्म और बैंक्स की तरफ से वो एक्शंस कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की जो चीज़ें थी वो हमने गवर्नमेंट को भेजी हैं, और उन्होंने आगे अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के करने का काम है तो उनको रेफ़र किया है, और अगर खुद करने का है तो वो खुद कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे SMEs रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो तो ऑलरेडी मैंने जैसे बताया आपको कि हमने एक पॉलिसी हमने बनाई गवर्नमेंट के साथ मिलके, और गवर्नमेंट ने उसको ऑलरेडी जो उसकी बजटरी एलोकेशन वगैरह भी कर दी, तो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। को बढ़ाना है क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इकानमी का, और इसको फैसिलिटेट करेंगे तो इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो उसमें उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यू करेगा। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल पे डिडक्शन, तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसमें चूँकि कोई ये अजान सुन लेते हैं।
तो इसमें ये चूँकि कैश विड्रॉल पे जो भी विद होल्डिंग टैक्स है, बैंक्स के पास चूँकि इंस्ट्रक्शंस यही होती हैं कि वो जो विड्रॉल होगी एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ऊपर, तो उसके ऊपर वो काट के गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देंगे। तो उसमें जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक बैंक्स काम करेंगे। अगर उसमें कोई चेंज आएगा तो उसको उसके मुताबिक बैंक्स जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं, उसमें आप बताएं थोड़ा सा। देखिए, जो ETL में नहीं आ रहा उसको नॉन फाइलर का टैक्स ही लगेगा, ठीक है। बैंक्स के पास और कोई मैकेनिज्म नहीं है वेरीफाई करने का कि इसकी इनकम लेवल क्या है, 50,000 है या 60,000 है, या द पर्सन हु इज़ नॉट अपीयरिंग इन द ATL, उस पर बैंक इज़ ऑब्लिगेटेड कि वो नॉन फाइलर का रेट चार्ज करे। देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया ना, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होगी ना, बैंक उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अगर कोई लॉ के अंदर चेंज होती है तो अकॉर्डिंगली बैंक अपने प्रोसेस को अमेंड करेगा। अगर बैंक किसी भी लीगल प्रोविजन को वायलेट कर रहा है तो आप हमें बताएं, हम बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर करेंगे कि वो लॉ को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करे। लेकिन अगर कोई लीगल में जो रिक्वायरमेंट दी हुई है तो उसके मुताबिक बैंक ऑपरेट करेगा। तो बैंक देखिए, जो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसको बैंक ने पूरा करना है। अब हम उस रिक्वायरमेंट से डिसएग्री कर सकते हैं या एग्री कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें अगर कोई अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है तो हमें कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए। लेकिन जब तक वो रिक्वायरमेंट अपनी जगह पे मौजूद है, बैंक उसको इम्प्लीमेंट करेगा और अकॉर्डिंगली जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है वो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस्लामिक बैंकिंग रिलेटेड था। तो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर हमारी आपको पता है कि एक टास्क फोर्स वो काम कर रही है पिछले 2 साल से, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी उसमें फर्दर जो है वो लॉज में अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है या किसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है या गवर्नमेंट के साथ कोई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, तो वो या बैंकों के साथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, तो वो प्रोसेस चल रहा है। और उसमें अभी आपने रिसेंटली अगर देखा हो तो हमने पूरा एक डिटेल जो है वो शरिया कंप्लायंस रिलेटेड जो है वो पूरा फ्रेमवर्क दिया है बैंक्स को। तो उसके मुताबिक जो है वो बैंक्स उसमें वो अपने सिस्टम्स को और रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करेंगे और उसकी कंप्लायंस के लिए करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन था IMF प्रोग्राम रिलेटेड, तो इसमें भी मैंने जैसे पहले शायद बताया कि IMF के ऊपर ऑलरेडी जो है वो डिस्कशंस कंक्लूड हो चुके हैं और उसमें जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो चुका है और वो अनाउंस भी हो चुका है और उसके मुताबिक जो है वो जो भी चीज़ें हैं वो प्रोसेस में हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो रही हैं। और कल भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें पूरा उसके ऊपर जो है वो अपडेट दिया है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो और उसी में मेरे ख्याल है कि क्वेश्चंस वगैरह भी उन्होंने सारे एड्रेस कर लिए थे। तो इंशाल्लाह ये जल्द जो है वो प्रोसेस कंक्लूड हो जाएगा और कोई 7 बिलियन के करीब जो हमारा इसमें जो एग्रीमेंट हुआ है वो जो है वो अगले 37 मंथ का जो प्रोग्राम है उसके दौरान जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो उसके फ्लोज जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। Sir, we have well past the scheduled time that we can close the press conference. बस 1-2 क्वेश्चन ले लें फिर। 2 क्वेश्चन ले लें। देखिए, हमारे नज़दीक तो बैंक को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट जो है वो अकाउंट खोल लें, उसमें कोई किसी किस्म का थ्रेशोल्ड नहीं है। कोई भी कस्टमर अगर बैंक के पास अकाउंट खोलना चाहता है तो वो बैंक के पास जाए और वो अकाउंट खोले। बल्कि अब तो हमने डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की सहूलत जो है वो भी प्रोवाइड कर दी। अगर कोई बैंक के किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारा कंप्लेंट का जो मैकेनिज्म है आप उसके ऊपर रेफ़र करें, हम बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और उसको जो है वो अकाउंट ओपन करवाएंगे। क्योंकि अकाउंट ओपन करवाना हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी है, क्योंकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना चाहते हैं और उसमें बैंक्स के पार्ट पे या माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के पार्ट पे जो भी फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड है वो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं।
कोई लिमिट नहीं है, अकाउंट ओपन करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।